हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो सभी ट्रेड के लिए होने वाली है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, अगर आपकी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी सभी ऑल ट्रेड्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। एंड जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यानी तीसरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से होने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल 21वीं सदी से संबंध रखता है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक ऐसा कौशल है जो 21वीं सदी से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो पहला हमारा है डेटा एनालिटिक्स, या फिर बैलगाड़ी चलाना, या फिर नाव चलाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, डेटा एनालिटिक्स। बैलगाड़ी चलाना ये तो होता ही नहीं है, नाव चलाना ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा डेटा एनालिस्ट होता है ना, ये हमारा 21वीं सदी से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे कह रहा है वर्तमान समय में सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेजेंट में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, शारीरिक क्षमता है, कौशल है, या फिर दृश्य क्षमता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आज के टाइम में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किल्स, है ना। सबसे पहले आपकी स्किल्स को देखा जाता है ना। तो स्किल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आप शारीरिक क्षमता से बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो कोई कंपनी आपको जॉब देगी, बताइए, नहीं देगी ना। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसे, स्किल को। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वर्तमान कार्य प्रणाली में बदलाव का मुख्य कारण है। अब देखिए, निम्नलिखित जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक वर्तमान कार्य प्रणाली में बदलाव करने का मुख्य कारण है। तो ये आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कौशल, विद्युत, अवसंरचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा किसके तरफ जाएगा, बिल्कुल सही, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्किल्स, है ना। अगेन आपको स्किल्स पर ही काम करना है, यानी कि निम्नलिखित में से जो है स्किल्स एक ऐसा जो है कारण है, मुख्य कारण क्या है, स्किल्स है, यानी कौशल एक मुख्य कारण है कौन सा, वर्तमान समय में कार्य प्रणाली में बदलाव लाने का। ओके, इसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, 21वीं सदी में रोजगार कौशल अथवा चौथी औद्योगिक क्रांति किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 21वीं सदी है ना, इसमें जो है रोजगार कौशल और चौथी औद्योगिक क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी 4 नाम आपके सामने हैं, उद्योग 2.0, उद्योग 3.0 और उद्योग 4.0, और एक आपका है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में हमारा उद्योग 4.0 है, 4.0 या 4.0 आप इसे कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप इन सभी क्वेश्चन को धुआं करने वाले हो। एंड यहाँ से जो है काफ़ी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, इस चैप्टर से। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। एंड यहाँ से आप जो है अपने एम्प्लॉयबिलिटी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमसे कह रहा है पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में किस क्षेत्र में परिवर्तित हो गई हैं। तो हमें बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है अवसंरचना क्षेत्र, दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है कृषि क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तन में सेवा क्षेत्र में परिवर्तित हो गई हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ये आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आपसे बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में किस साक्षरता पर अत्यधिक ध्यान देने की बात कही जा रही है। यानी कि निम्न जो वर्तमान यानी प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में किस साक्षरता पर अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है। तो वो पौण साक्षरता है, या फिर प्राथमिक साक्षरता है, या फिर डिजिटल साक्षरता है, या फिर अंकगणितीय साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी डिजिटल। आजकल अगर आपको डिजिटल नॉलेज नहीं है ना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, आईडी बनाना, ऐप्स बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिजिटल आपकी हैं। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको जॉब भी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि डिजिटल स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आपकी डिजिटल स्किल्स वीक हैं तो उन पर आपको काम ज़रूर करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, सी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च रोजगार कौशल है। यानी कि जो निम्नलिखित आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उच्च रोजगार कौशल है, ये हमें बताना है। संवाद कौशल, डेटा साइंटिस्ट, या फिर संरचना कौशल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो उच्च रोजगार का मतलब होता है हाई पेइंग जॉब, है ना। तो वो कौन सी है भाई? डेटा साइंस है ना। डेटा साइंटिस्ट अगर आप बन जाते तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो वो डेटा साइंस में आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ है, यानी कि अगर आप अपने आप को जान रहे हो तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना, या फिर दूसरों को जानना, या फिर स्वयं का मूल्यांकन, या फिर स्वयं का प्रेरणा देना, यानी स्वयं को यानी खुद को मोटिवेट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप स्वयं को जानेंगे, यानी कि आप अपने अंदर की जो बातें हैं वो जान पाएंगे, यानी अपने व्यक्तित्व के बारे में जान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमसे कह रहा है स्वयं को जानने के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर आप स्वयं को जान रहे हो तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जिसे सम्मिलित किया जाता है? तो विश्वास है, प्रेरणा है, विचार है, या फिर ये सभी। तो देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में है ना ये सभी ऑप्शन आपको दिख जाए तो 95% चांस होते हैं कि वही राइट आंसर होगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ऑप्शन में ये सभी दे रखा है, तो डेफिनेटली आपको ये सभी वाला ऑप्शन मार करके आना है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमारा यही वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप स्वयं को जान रहे हो, है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? आपका विश्वास होगा, है ना, प्रेरणा होगी, विचार होंगे, तो ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी मज़ेदार है, जो कि हमसे कह रहा है सकारात्मक गुण और कौशल कहलाता है। क्या कहलाएगा? सकारात्मक गुण, है ना, और कौशल दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विनम्रता कहलाएंगे, कमजोरी, ताकत, या कार्य करने की क्षमता। तो देखिए, अगर सकारात्मक गुण और कौशल दोनों मिल जाते तो इसे हम ताकत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ताकत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, तो इसे भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक किसी व्यक्ति की ताकत को संदर्भित करता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक किसी व्यक्ति की ताकत को संदर्भित करेगा, है ना। तो अच्छा संवाद, या अच्छी गणितीय गणना, या फिर विनम्रता, या फिर ये सभी। तो देखिए, किसी व्यक्ति की ताकत होती है वो अच्छा संवाद, यानी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड कैलकुलेशन होनी चाहिए, है ना। विनम्रता, उसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपके ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन दे रखा है तो 95% चांस होते हैं कि वही राइट आंसर होगा, है ना। तो अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप डेफिनेटली ये सभी वाला ही ऑप्शन लगा करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, आप जानते हो। तो हमें कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी हमें नहीं छोड़ना है ना। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, भले ही आपको तुक्का मारना पड़े, है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तब हम जो है थोड़ा सोचते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ओके,
अब आपका 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करें, इसमें क्या कह रहा है, नहीं है ना। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ लेते तो आप नहीं को भूल जाते, तो इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए परोपकारिता ये तो है ना, साझेदारी ये भी है, पूर्व संचालन ये भी है, लेकिन जो लोगों का समूह है ना ये नहीं है ना, सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और इस सोच के आधार पर उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार यानी हमारा व्यवहार क्या कहलाता है ना। तो ये आपको बताना है। देखिए अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो है ना, और इस सोच के आधार पर उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, रवैया कहते हैं ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, रवैया कहते हैं। कौशल नहीं होगा, समस्या समाधान भी नहीं होगा, टकराव भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमसे कह रहा है लोगों के मिलने पर उनके व्यक्तित्व गुणों के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है ना। अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अनुमान लगा रहे हैं है ना, तो इसे आप क्या कहेंगे, सामाजिक संज्ञान कहेंगे, सामाजिक समर्थक व्यवहार कहेंगे, या फिर छवि निर्माण कहेंगे, या फिर सामाजिक सुविधा कहेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हम इसे छवि निर्माण कहते हैं ना, छवि निर्माण कहते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड में उस व्यक्ति की क्या बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, छवि निर्माण कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमसे कह रहा है कि जीवन के प्रति है ना, जीवन के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, यह हमारे रिक्त स्थान से निर्धारित होता है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है जो आपका जीवन के प्रति नज़रिया है वो जो है किससे निर्धारित होता है, नियंत्रण से निर्धारित होगा, रवैया से, या फिर निर्णय लेने से, या फिर विवाद समाधान से। तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रवैया है ना। जो हमारा जीवन है यानी जीवन के प्रति हमारा नज़रिया हमारे रवैया से निर्धारित होता है ना, हमारा एटीट्यूड कैसा है उससे ही हम जो है ये निर्धारित होता है। ओके, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है कि रुचि, मनोवृत्ति, उपलब्धि और लिंग निम्न में से किस अंतर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमें बताना है। तो देखिए किसी व्यक्ति के आंतरिक अंतर, या फिर सामाजिक अंतर, या फिर व्यक्तिगत अंतर, या फिर चारित्रिक अंतर। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति अंतर है ना, व्यक्तिगत अंतर इसका राइट आंसर होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है अपने आप से विनम्रता से पेश आएं तथा स्वयं को महत्व दें। यह कथन निम्न में से किसे संबंधित है। यानी कि आप जो है अपने आप से विनम्रता से पेश आ रहे हैं, स्वयं को महत्व दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो है ये जो है कथन निम्न में से कौन सा है, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो देखिए स्वयं को प्रेरित करना, या फिर समस्या समाधान, या फिर स्वयं में सुधार, या फिर सकारात्मक रवैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए स्वयं को आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो स्वयं को प्रेरित करना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप से विनम्रता से पेश आ रहे हैं, स्वयं को महत्व दे रहे हैं है ना, तो ये आपका क्या है, प्रेरित कर रहे हैं अपने आप को है ना, तो मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो नियोजन होता है, नियुक्तिकरण होता है, या फिर सहयोग होता है, या फिर नियंत्रण होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोग है ना, सहयोग इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमसे कह रहा है समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। अब देखिए जो आप टाइम टेबल बनाते हो वो ज़रूरी क्यों है ना, आप टाइम टेबल क्यों बनाते हो, कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, या फिर कार्य में विलंब करने के लिए, या फिर कार्य को जटिल बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आप टाइम टेबल बनाएंगे तो क्या आप अपने
कार्य में देरी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप अपने काम को क्या कठिन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम अपने काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहते हैं, यानी टाइम पर हम अपने काम को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो 19वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि है व्यवहार कौशल के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं। देखिए जो आपकी व्यवहार कौशल होता है ना, इसके अंदर क्या क्या कौशल आते हैं। तो देखिए संवाद आएगा, विवाद समाधान आएगा, या फिर निर्णय लेना, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। क्योंकि देखिए जो आपका व्यवहार कौशल होता है ना, जो पर्सनैलिटी स्किल होती है ना, तो वो किसके अंदर उसके अंदर क्या क्या आते हैं? संवाद भी आएगा, है ना, विवाद समाधान भी आएगा, और निर्णय लेना भी आएगा। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या है? आलोचनात्मक चिंतन क्या है? तो किसी समस्या के सभी पक्षों पर सोचना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है हमारे जीवन के प्रति सही सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आपको अपने जीवन के प्रति सही सोच विकसित करनी है तो उसके लिए आपके लिए क्या आवश्यक होगा? नकारात्मक दृष्टिकोण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तब तो ये नहीं होने वाला, है ना। प्रेरणा भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर आप अपने जीवन के प्रति सही सोच विकसित करना चाह रहे हो ना, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत होगी, है ना। अगर आपके माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप अपने जीवन के प्रति जो है सही सोच विकसित कर पाएंगे, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव जो आपका माइंडसेट होता है, जिसे हिंदी में सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है अपने कौशल को नियमित रिक्त स्थान हमारे करियर को आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मूल्यांकन, सुधार, व्यवहार, दोहराव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्यांकन, है ना। अपने कौशल को नियमित मूल्यांकन करके जो है हमारे करियर को आगे बढ़ने में आवश्यक, जो अत्यंत आवश्यक है, यानी हमारा करियर आगे की तरफ बढ़ता है, तो अपने आप को मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि कह रहा है कि संगठनात्मक संरचना के कारण होने वाले टकराव को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, संसाधनों का आवंटन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें बोल रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य पद्धति का माननीकरण, ये तो होता ही है ना। कामगारों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण, ये भी होता है ना। तो नहीं बोल रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रबंधकों का कामगारों के सहयोग, ये भी होता है। लेकिन जो आपका मानव तत्व पर बल होता है ना, ये नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं आ जाता है ना तो आपका ऑप्शन ही चेंज हो जाता है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में शामिल चरणों में से एक नहीं है ना। तो ये आपको बताना है नहीं है। निर्णय लेना या विकल्पों का चयन करना, ये होता है। अनुसंधान और विकल्पों की पहचान, है ना। परिणामों का मूल्यांकन, ये भी होता है। लेकिन जो वांछित परिणाम में बदलाव करना है ना, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंपा जाता है, ऐसे संगठन को क्या कहा जाता है। तो समूह संगठन कहेंगे, शिक्षण संगठन, आव्यूह संगठन, या आभासी संगठन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आव्यूह संगठन इसे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्राचीनतम रूप है? समिति संगठन, परियोजना संगठन, कार्यात्मक संगठन, या फिर रेखा संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्टार मार्क आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवाद और कम्युनिकेशन कौशल में शामिल होता है, यानी कि संवाद और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या शामिल होता है? लेखन कौशल होता है, सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, या फिर ये सभी। तो देखिए, जो संवाद या फिर कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें आपका राइटिंग स्किल्स भी होता है ना, लिसनिंग स्किल्स भी होता है, स्पीकिंग स्किल्स भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ये सभी, है ना, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रामबाण आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, नैतिक सिद्धांतों की प्रणाली और आचरण के नियमों को लागू करने वाले व्यवसाय को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? तो व्यापार की नैतिकता करती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भानु जो है 25 मिनट की एक कार्य योजना बनाता है। भानु क्या है? कोई लड़का एक भानु है जो 25 मिनट की एक कार्य योजना बना रहा है, वर्किंग प्लान बना रहा है, और तय किए गए समय पर क्या कर रहा है, कभी विचलित नहीं होता है ना। और कौन सी विधि का वह इस्तेमाल कर रहा है? 25 मिनट की कार्य प्लान बनाना पोमोडोरो टेक्निक कहलाता है ना, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। तो पोमोडोरो टेक्निक इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ ले रिपीट करके। पोमोडोरो टेक्निक जो होती है, तकनीक होती है, इसके अंतर्गत जो है अंतराल की अवधि कितनी होती है, कितना टाइम लगता है? तो 25 मिनट की बनाते हैं, जैसे कि भानु ने यहाँ पर की थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? 25-25 मिनट का आपको जो है वर्किंग प्लान बनाना होता है। इसके बाद हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, एक पोमोडोरो सत्र के बाद ब्रेक की अवधि कितनी होगी? यानी जो आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आपको ब्रेक की अवधि कितनी रखनी होगी? तो 5, है ना, 5 ब्रेक की अवधि होगी। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, पोमोडोरो टेक्निक किसने विकसित की थी? तो ध्यान रखिएगा, सिरिलो ने इसे विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पोमोडोरो तकनीक का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपकी जो है इतावली भाषा से लिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को सिरिलो ने पोमोडोरो तकनीक के लिए किस प्रकार का टाइम का उपयोग किया है? तो टमाटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, टमाटर। ओके, तो ये किस प्रकार के, किस आकार के टाइमर का इस्तेमाल किया है ना, तो वो टमाटर के आकार का है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर हमसे कह रहा है, पोमोडोरो तकनीक के अनुसार कार्य अंतराल के बाद क्या करना चाहिए? कार्य अंतराल के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोमोडोरो तकनीक मुख्य रूप से किन चीज़ों को बढ़ावा देती है? विलंब को, चिंता को, या फिर आलस को? तो ये तो है ही नहीं, है ना। तो ध्यान को, यानी फोकस आपका एक तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। एंड इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पोमोडोरो तकनीक का एक मुख्य लाभ आपको बताना है ना। कौन सा एक बेनिफिट होता है हमें? तो दक्षता, है ना, एफिशिएंसी जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, जो कि है, पोमोडोरो तकनीक किस दशक में विकसित हुई थी, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, 1980। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टॉप 40 जो कि इस चैप्टर से होने वाले क्वेश्चंस थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उनके ऊपर बात करिए। एंड आपका स्कोर कितना रहा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, जिससे कि मुझे पता लगे आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो आपका चैप्टर है नया, अंग्रेजी साक्षरता, है ना, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है अंग्रेजी साक्षरता, क्योंकि इसमें क्या है भैया, इंग्लिश ही इंग्लिश है। इसमें आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश से ही रिलेटेड आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस, करेक्शन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या लगता है स्टूडेंट्स को? हार्ड लगता है। लेकिन हार्ड लगने वाली बात नहीं है। अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है तब भी आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ा है तब भी आपको इजी लगेगा, क्योंकि मैं हर एक MCQ को आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड डेली आपको 8 PM पर जुड़ना ही जुड़ना है ना, क्योंकि
8 PM पर हमारी प्रीमियर वीडियो चलती है, जो कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं, लगभग आधा घंटा है ना, आधा घंटा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हो। एंड आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।